ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि तथाकथित सिविल सोसाइटी भाजपा की बी टीम है। सो यह बहस का सवाल है कि कौन सी सिविल सोसाइटी भाजपा की बी टीम है। इस समय कायदे से दो समूह सक्रिय हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की टीम है तो दूसरी ओर अन्ना हजारे की नई टीम है। भाजपा के नेताओं का मानना है कि केजरीवाल उनकी टीम नहीं हो सकते हैं। आखिर उन्होंने महाराष्ट्र की अंजलि दमानिया को अपने साथ लेकर नितिन गडकरी के ऊपर जमीन सौदे में गड़बड़ी का आरोप लगाए थे। तभी भाजपा नेता केजरीवाल से बहुत खफा हैं। कांग्रेस नेताओं से ज्यादा खफा भाजपा के नेता हैं, इसलिए घूम फिर कर सुई अन्ना की टीम पर जाती है। वैसे भी अन्ना की टीम में बहुत लोग ऐसे जुड़ रहे हैं जो या तो बाबा रामदेव के साथ हैं या संघ के करीबी रहे हैं। किरण बेदी का भाजपा के प्रति सद्भाव जग जाहिर है। इसी तरह जनरल वीके सिंह भी इन दिनों संघ से जुड़े संगठनों के साथ सक्रिय दिख रहे हैं। सो भाजपा नेता अन्ना की टीम को अपने साथ मान रहे हैं। केजरीवाल की टीम ने अपने को कांग्रेस और भाजपा दोनों का दुश्मन बनाया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गुजरात विधानसभा का कम से कम एक एजेंडा तय कराया है। उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि गूगल सर्च इंजन में यशोदाबेन का नाम मोदी की पत्नी के तौर पर बताया जाता है। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में कई कांग्रेस नेता इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं। वे चाहते हैं कि गुजरात चुनाव में इस मुद्दे को उठाकर मोदी को महिला विरोधी साबित किया जाए। हालांकि गुजरात कांग्रेस के नेता अभी इसके लिए तैयार नहीं बताए जा रहे हैं। उनका मानना है कि कहीं मामला उल्टा नहीं पड़ जाए, क्योंकि कथित तौर पर मोदी के बालिग होने से पहले ही शादी होने और फिर पत्नी के अलग रहने का विवाद पुराना है। उनकी कथित पत्नी के परिवार की ओर से कभी यह मुद्दा नहीं उठाया गया है, इसलिए कांग्रेस नेता उहापोह में हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि इस मुद्दे को उछाला जाए। तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम को बड़ा मुद्दा बनाया था। जमीन अधिग्रहण के इस विवाद में माओवादी संगठनों ने जमीनी स्तर की तैयारी की थी, जिसका राजनीतिक लाभ ममता ने लिया। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीरभूमि जिले के दुबराजपुर में एक निजी माइनिंग कंपनी के अधिग्रहण को लेकर झगड़ा बढ़ा है। कहा जा रहा है कि माओवादी संगठन एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। माओवादियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस आंदोलन की कमान संभाली है। अब लेफ्ट फ्रंट की तरह सफाई देने की बारी ममता की है। उन्होंने कहा कि उनकी पुलिस ने फायरिंग नहीं की, लेकिन जानकारों का कहना है कि पुलिस ने लाठी भी चलाई और फायरिंग भी की। लेकिन सवाल यह है कि वाम मोर्चे का संगठन इसका कितना राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति में है और माओवादी संगठन उन्हें इसका लाभ लेने देंगे या नहीं। नीतीश कुमार सन 2014 के चुनाव में छलांग का मंसूबा बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में लोग उन्हें ऐसे जिताए जिससे बिना उनके समर्थन से दिल्ली में सरकार नहीं बने। अपनी महत्वाकांक्षा और भाजपा व कांग्रेस दोनों के आगे विशेष पैकेज की मांग उन्होंने रखी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता काफी समय से कहते रहे हैं कि नीतीश के अंदर प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। हालांकि खुद उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में उनकी महत्वाकांक्षाओं के संकेत मिले। उन्होंने कहा कि देश के जितने भी पिछड़े राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस तरह उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों की एक साथ राजनीति की। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि कई राज्य हैं जो विकास के हर मानक पर राष्ट्रीय औसत से पिछड़े हैं। इनके लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करके नीतीश कुमार ने अपने को बिहार की सीमा से आगे बढ़ाया है। बिहार में भी नीतीश कुमार ने राजनीति का दूसरा एजेंडा सेट किया है। कानून व्यवस्था और सड़कों में सुधार उनका शुरुआती एजेंडा था। इस आधार पर वे 2 बार सत्ता में आए, लेकिन अब ये दोनों मुद्दे अपनी चमक खो रहे हैं। विकास का जो वादा बिहार की जदयू सरकार ने किया था वह काफी पीछे छूट गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ी है। साथ ही जातियों का जो समीकरण उन्होंने जोड़ा था वह अब टूटता लग रहा है। नीतीश कुमार ने बड़ी सावधानी से बिहार के सबसे बड़े ओबीसी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर के एजेंडे को आगे बढ़ाया था। उन्होंने अति पिछड़ा का विभाजन किया और दलितों में महादलित बनाया, लेकिन अब इनका एजेंडा आगे नहीं बढ़ रहा है, उल्टे इसमें टूट हो रही है। इसमें बिखराव और विकास के एजेंडे से मोहभंग की वजह से बिहार का एजेंडा बदला है। नीतीश कुमार ने बिहारी भावनाओं को उकसाने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गांधी मैदान से इसकी शुरुआत की। उन्होंने बिहार की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में बिहार दिवस का कार्यक्रम कराया। मुंबई में राज ठाकरे के विरोध को जैसे तैसे शांत करके नीतीश ने मुंबई में भी कार्यक्रम किया। उन्होंने बिहार गीत लिखवाया और बिहार की प्रार्थना लिखवाई। यह सब कुछ वैसा ही है जैसा मराठी अस्मिता को लेकर महाराष्ट्र में होता है या बंगाली, पंजाबी, तमिल, मलयाली आदि का होता है। ऐसे ही बिहारी अस्मिता मुद्दा नीतीश कुमार ने छेड़ा है। वे जातियों की पहचान से आगे बढ़कर बिहारी पहचान की राजनीति करते लगते हैं। इसके साथ ही वे अपनी राजनीति से एक साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस को समर्थन किया और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट डलवाया। उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी को बिहार आने से रुकवाया है।
उन्हें अंदाजा है कि भाजपा मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर सकती है। फिर भी उन्होंने ऐलान किया कि वे भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगा वे उसको समर्थन दे सकते हैं। यानी उन्होंने विकल्प के लिए अपने सारे खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं। अगर भाजपा ने मोदी को उम्मीदवार घोषित किया तो वे भाजपा से तालमेल तोड़ेंगे और तब वे कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि मोदी विरोध के नाम पर वे मुस्लिम वोट हासिल कर सकते हैं। अगर भाजपा ने मोदी के नाम की घोषणा नहीं की तो वे भाजपा के साथ रहेंगे और तब चुनाव बाद दिल्ली में एनडीए के सर्वसम्मत पीएम उम्मीदवार होने की राजनीति करेंगे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने अपनी रैली से बिहारी अस्मिता, विकास और राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा सेट किया है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक इरादों पर चर्चा करें।